Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Smart IS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on November 20 I will discuss these topics from current affairs. So let's discuss the agenda for today's Pre-Secure. The very first topic would be UN Convention Against Cybercrime. UN Convention Against Cybercrime. आजकल हम लोग साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस काफी देखते हैं, चाहे वो फिशिंग की बात हो या आजकल एक टर्म बड़ा न्यूज में चल रहा है, हम उसे क्या बोलते हैं, साइबर अरेस्ट। ठीक है, साइबर अरेस्ट एक बड़ी फेमस एक्ट्रेस हैं, राइट, एंड वो भी अभी साइबर अरेस्ट को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करने का काम कर रही हैं। कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेस होते हैं जो इस टाइप के वर्क में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ या आरबीआई के साथ मिलकर सोशल अवेयरनेस का भी लोगों के लिए काम करती हैं, सोशल इकोनॉमिक अवेयरनेस का। तो हम आज देखेंगे इस टॉपिक में कि साइबर अवेयरनेस, साइबर अरेस्ट क्या है, बाकी कैसे साइबर क्राइम्स हैं, और ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन क्या है साइबर क्राइम के अगेंस्ट में। द नेक्स्ट थिंग वुड बी अ स्पीसीज व्हिच वर मेंशन्ड इन द न्यूज, हम्पबैक डॉल्फिन। ये जो हम्पबैक डॉल्फिन की हम बात कर रहे हैं, ये हम्पबैक डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन, हमें पता है कि गैंगेटिक डॉल्फिन को हम इंडिया का एक्वेटिक एनिमल बुलाते हैं, राइट। बाय द वे, व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन? मुझे कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट करके तुम बताना गैंगेटिक डॉल्फिन का आईयूसीएन स्टेटस क्या है। आज हम हम्पबैक डॉल्फिन की बात करेंगे। क्या इसका प्रेजेंट कंजर्वेशन स्टेटस है, कहां पर मिलता है, किस रीजन में अभी रिसेंटली इसको साइट किया गया जिससे कि न्यूज में था। द थर्ड टॉपिक वुड बी कोलोनॉक्स। कोलोनॉक्स, यहाँ पे ना दो चीज हैं, कोलो एंड नॉक्स, मतलब एक पर्टिकुलर हम मेडिसिन की बात करेंगे जो हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, उस नाइट्रिक ऑक्साइड के सप्लाई को या उसके रिलीज को बढ़ाएगा, जिससे कि जो वुंड होते हैं ना, उनके सूखने का या उनके हील करने की कैपेसिटी, उनकी हील करने का जो रेट होता है वुंड का, वो और ज्यादा फास्ट हो जाता है, जल्दी से जल्दी हमारे जख्म, हमारे घाव भरने लगते हैं। कोलोनॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है मेडिकल साइंस की। द फोर्थ वुड बी ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया के डिफेंस सेक्टर में एक और डेवलपमेंट, ब्रह्मोस मिसाइल। द फिफ्थ वुड बी कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, अभी के कुछ महीने पहले भी प्री सिक्योर के सेशन में मैंने कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के बारे में डिस्कस किया था। आज अगेन फिर से ये न्यूज़पेपर में मेंशन है, तो फिर से मैं इसके अलग नए पर्सपेक्टिव को डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये जब भी ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज के टॉपिक्स जब रिपीट होते हैं ना, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि हम इनको बार बार डिस्कस करते रहें, ताकि अपने प्रीलिम्स और मेंस के एग्जामिनेशंस में हमारी तैयारी पक्की रहे। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, चलिए कल चलते हैं पहले टॉपिक पर। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंडियन अरेस्ट क्या बोल रहा है, दैट द डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स आर इंक्रीजिंग एंड सो द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन रेटिफाइंग यूएन साइबर क्राइम ट्रीटी। सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल रहा है कि देखिए आजकल डिजिटल अरेस्ट या फिर ऐसे साइबर क्राइम्स के जो इंसिडेंट्स है वो काफी इंक्रीज हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई अब रिक्वायरमेंट है कि हम यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने का, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर फाइनल डिसीजन ले, ताकि साइबर क्राइम इंडिया में कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम में, that it is the first globally binding UN treaty to combat cybercrime and was adopted by the United Nations General Assembly in 2024। एकदम सही बात है, ये पहली ऐसी फर्स्ट एवर है ना। इन सब चीजों पे बड़ा ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए भी जब हम वैल्यू एडिशन करेंगे ना, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। सो इट इज द फर्स्ट एवर ग्लोबली बाइंडिंग यूएन ट्रीटी, जो कि एक साइबर क्राइम से लड़ने के लिए बनाया गया है। लास्ट ईयर ही इसको अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने। करेक्ट है। द कन्वेंशन विल कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर एटलीस्ट 40 कंट्रीज रेटिफाइड। ये भी कंडीशन रखा गया है कि अगर कम से कम 40 कंट्री जब इसको रेटिफाई करेंगे, देन द कन्वेंशन वुड कम इनटू एग्जिस्टेंस। थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया इज अमंग द फर्स्ट सिग्नेटरीज टू द यूएनसीसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। इंडिया हैज नॉट येट रेटिफाइड इट। इंडिया ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है, अभी तक साइन नहीं किया है, क्योंकि इसके पीछे भारत सरकार का कहना है कि अगर हम इस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम को रेटिफाई करते हैं, तो ये सिंस हमारे ऊपर बाइंडिंग है ना, इससे इंडिया के लोगों के, इंडियंस के जो पर्सनल डाटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। सो इंडियन गवर्नमेंट के अपने कुछ कंसर्न है जिसको लेकर बातचीत चल रही है। आगे देखते हैं कि हम डेवलपमेंट क्या होगा। अभी हमें देखना था कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो 1 एंड 2 ओनली आर करेक्ट। हमारा आंसर क्या होगा? ए। अब हम इसके डिटेल पर चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम में, तो दिस इज द फर्स्ट एवर यूनिवर्सली लीगली बाइंडिंग
कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, जिसको कि 2024 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया। इसका पर्पस है एक 24/7 नेटवर्क प्रिपेयर करना, मतलब एक रियल टाइम नेटवर्क प्रिपेयर करना, जिससे कि डिफरेंट नेशंस आपस में कोऑपरेट कर सके क्रॉस बॉर्डर साइबर क्राइम से डील करने के लिए। अभी रिसेंटली हमने एक अपडेट देखा कि किस तरह से इंडियंस के व्हाट्सएप डाटा जो है, व्हाट्सएप नंबर्स जो है, व्हाट्सएप पे जो हम नंबर यूज करते हैं, मेटा की गलती की वजह से वो नंबर्स लीक हो गए। तो अब उसका मिसयूज ना हो सके, इसको रोकथाम करने के लिए, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम हेल्पफुल हो सकता है। इसके की प्रोविजंस होंगे क्रिमिनलाइजिंग ऑफेंसेस लाइक हैकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल्स, और इसके अलावा जैसे साथ ही साथ नॉन कॉन्सेंसुअल शेयरिंग ऑफ इंटीमेट इमेजेज ऑफ people, right? Intimate image of any couple or intimate image of any individual, उनके intimate image को या intimate वीडियो को उनके कॉन्सेंसस के बिना अगर कोई शेयर कर रहा है तो वो भी एक टाइप का क्राइम है एज पर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। ये तब इंटर होगा फोर्स में, मतलब ये तब एप्लीकेबल होगा जब 40 कंट्रीज को रेटिफाई करेंगे। इंडिया ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखें। क्यों नहीं किया वो मैंने बताया भी है, आगे भी मैं डिस्कस कर लूंगा। अब हम साइबर क्राइम के डिटेल में चलते हैं। तो साइबर क्राइम के डिटेल में पहला चीज क्या लिखा हुआ है, दैट द साइबर क्राइम रेफर्स टू एन अनलॉफुल एक्ट। एक अनलॉफुल एक्ट जिसमें कंप्यूटर या कम्युनिकेशन मीडियम्स इंटरनेट को यूज करके क्राइम कमिट किया जाता है। बॉर्डरलेस नेचर का होता है क्योंकि इंटरनेट की कोई बॉर्डर नहीं है। पहले एक बड़ा अच्छा गीत लिखा गया था कि पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। ये जो सरहद, जो बाउंड्रीज होती है वो इंसानों के लिए, पर पंछी, नदियां, जानवर, इन लोगों के लिए ना बाउंड्रीज नहीं होती है। कुछ इसी तरह ये जो इंटरनेट का क्राइम है ना, या साइबर क्राइम है, इसके लिए बाउंड्री नहीं होती। आप एक देश में बैठकर कोई एक साइबर क्रिमिनल दूसरे देश के इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा, दूसरे देश के पर्सन को डिस्टर्ब करता है, ऐसा कुछ। दो टाइप में बेसिकली साइबर क्राइम को डिवाइड किया जाता है। साइबर डिपेंडेंट क्राइम, जहां पे मेनली कंप्यूटर्स की नीड होगी प्राइमरली हैकिंग करने के लिए, रैंसमवेयर के लिए। और दूसरा होता है साइबर इनेबल्ड क्राइम, जहां पे कंप्यूटर्स की नीड होती है पर ट्रेडिशनल क्राइम्स कंप्यूटर के नीड यूज करके कमिट करते हैं, जैसे फ्रॉड, ट्रैफिकिंग। इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। साइबर डिपेंडेंट, जहां पे कंप्लीटली पूरी तरह से क्राइम कमिट किया जा रहा है बाय यूजिंग द कंप्यूटर्स, जैसे हैकिंग, नए टाइप का क्राइम है, मतलब अभी तुम्हारे लिए नया नहीं होगा, पर ये नया एक ट्रेडिशनल क्राइम से डिफरेंट हुआ। और ट्रेडिशनल क्राइम जैसे फ्रॉड होते थे, ट्रैफिकिंग होता था, आर्म्स स्मगल करने वाली बात है, इन सबसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर हम कंप्यूटर से, इंटरनेट से शेयर कर रहे हैं तो वो साइबर इनेबल्ड साइबर क्राइम होगा। डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो यह है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट मतलब स्कैमर्स आपको कॉल करेंगे और वो बोलेंगे कि हम पुलिस से बोल रहे हैं, सीबीआई से बोल रहे हैं। ऐसा मेरे साथ भी खुद हो रखा है। पिछले साल ही एक अननोन नंबर से कॉल आया और कॉल आकर वहां से बोला गया कि मैं दिल्ली से थाने से बोल रहा हूँ, बड़े रूड आवाज में बोला गया। मैंने बोला ठीक है भाई, तुम रख लो, रखो अपना थाने का ऑर्डर अपने पास। ऐसे नंबर से ना आप बिल्कुल ना डरे। कोई भी पुलिस वाले, कोई भी सीबीआई, ऐसे कोई भी एजेंसी ना आपको फोन करके धमकाने का काम नहीं करती है, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल उस टाइम में डर नहीं जाना चाहिए, अरे पुलिस में केस हो गया क्या होगा, बिल्कुल वैसा नहीं डरना चाहिए। ये डिजिटल अरेस्ट होता है, ठीक है। फिर वो आपसे पैसे मांगते हैं। दोबारा फिर वैसा कोई कॉल नहीं आया कि दिल्ली के थाने से और फलाना नगर के थाने से, कुछ नहीं। फिशिंग, फिशिंग क्या किया जाता है, इसमें यूजर्स को ईमेल के थ्रू उनके इंफॉर्मेशन चुराने का काम किया जाता है। विशिंग, विशिंग में वॉइस नोट्स को यूज करके फोन कॉल्स में ओटीपी मांगने का काम, इसको बोलते हैं हम विशिंग, याद रखना, ये सब क्लिम्स में बड़ा काम आता है। स्मिशिंग, स्मिशिंग में एसएमएस के थ्रू। वेल फिशिंग मतलब बड़े बड़े जानवरों को, बड़े बड़े आदमियों को, हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स को, द सीईओ, डायरेक्टर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, बिग कंपनीज, जिनसे कि ज्यादा पैसा वसूला जा सके, उनको वेल फिशिंग बोलते हैं। एंड देन रैंसमवेयर, रैंसमवेयर से क्या किया जाएगा, आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को लॉक कर दिया जाएगा और जब तक आप पैसा पे नहीं करोगे आपके सिस्टम को रिलीज नहीं किया जाएगा। इसे हम रैंसमवेयर बोलते हैं। इंडिया में 2024 में ये 55% से ज्यादा रैंसमवेयर के केसेस दिखे हैं। इट मीन हमें साइबर क्राइम से डील करने के लिए ना हमें एक स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल की जरूरत है। फिलहाल इंडिया में स्टेटस क्या है, इंडिया ने अभी यूएन कन्वेंशन तो साइन नहीं किया है, तो इंडिया अभी साइबर क्राइम से कैसे डील करता है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के हेल्प से।
इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसको हम सर्ट इन बोलते हैं, डिस्कस हो चुका है ये प्री सिक्योर के सेशन में, आप जाके वहां से रिवाइज कर सकते हो। म्यूल हंटर एआई, ये एआई का एक आरबीआई का एक एआई मॉडल है, जिससे हम उस अकाउंट को म्यूल करते हैं, बंद करने का काम करते हैं जहां से पैसे चुराए गए हों या फ्रॉड किया गया हो। संचार साथी, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का एक पोर्टल है जहां पे हम लॉस्ट फोन या फिर मोबाइल कनेक्शन आपके नाम पे किसी और ने तो नहीं ले रखा है, हम वो चेक कर सकते हैं संचार साथी से। एंड देन 1930 नंबर का हेल्पलाइन, ये 1930 हेल्पलाइन जो है, इसको गोल्डन आवर हेल्पलाइन बुलाया जाता है कि अगर आपको लगा कि आपके अकाउंट से किसी ने अननेसेसरी, बिना आपके जाने, अनविलिंगली ट्रांजैक्शन किया है, आप तुरंत उसको फ्रीज करवा सकते हो, ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड को रोक सकते हो। सो दीज आर द मेजर्स व्हिच आर बीइंग अडॉप्टेड इन इंडिया टू डील विद साइबर क्राइम्स। इंडिया ने अभी तक यूएनसीसी को क्यों नहीं साइन किया है? तो अपनी डाटा सॉवरेनिटी, प्राइवेसी कंसर्न्स, इन सबको लेकर इंडिया ने साइन नहीं किया है। आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से यूनाइटेड नेशंस के साथ या ऐसे अदर इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ किस तरह से डील करती है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन के ऊपर। ये स्पीसीज जो न्यूज में है, द हिंदू क्या बोल रहा है, दैट द रिसर्चर्स टू स्टडी रेयर डॉल्फिन फिशर किंसिप इन अष्टमुडी लेक। यहां से हमें दो चीज सीखने को मिलेगा, एक अष्टमुडी लेक क्या है और दूसरा हम इस डॉल्फिन के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज द अष्टमुडी लेक, हम वो भी देखेंगे, और डॉल्फिन का स्टेटस क्या है वो भी, दोनों चीज। चलो आ जाओ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे। पहला स्टेटमेंट क्या, द इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन इज लिस्टेड एट इंडेंजर्ड on the IUCN Red List and placed under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। जो जिस हम हम्पबैक डॉल्फिन की बात कर रहे हैं ना, या इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन की बात कर रहे हैं, वो आईयूसीएन के इंडेंजर्ड कैटेगरी में है और इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में, मतलब हाईली प्रोटेक्टेड स्पीसीज है। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज सेकंड लार्जेस्ट वेटलैंड इन केरला। इट इज यहां पर किसको रेफर किया जा रहा है, उसी अष्टमुडी लेक को। किसको, अष्टमुडी लेक को, जिसका मेंशन यहां पे मैंने किया था, ये अष्टमुडी लेक, अष्टमुडी लेक। सो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अष्टमुडी लेक इज द सेकंड लार्जेस्ट वेटलैंड इन केरला आफ्टर वेमबंद। एकदम सही, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। थर्ड, अष्टमुडी लेक वाज डिजिग्नेटेड एज अ रमसार साइट इन 2002 ड्यू टू इट्स यूनिक एस्चुरिन इकोसिस्टम एंड रिच मैंग्रोव डाइवर्सिटी। केरला में पड़ने वाला ये जो अष्टमुडी लेक है, इसको रमसार साइट में इंक्लूड किया गया था बिकॉज अपना एक यूनिक इकोसिस्टम ये कैरी करता है, अच्छी खासी यहाँ पे मैंग्रोव ट्रीज का पॉपुलेशन है, एंड दैट्स व्हाई इसे रमसार साइट में 2002 में भारत सरकार ने फाइनली इंक्लूड करवा दिया था रमसार साइट के अंदर। फोर्थ स्टेटमेंट, द नेम अष्टमुडी refers to the 8 interconnected channels of the lake that resemble 8 braids। बिल्कुल सही है, अष्टमुडी में सबसे पहले हो गया अष्ट माने 8 और मुड़ी मतलब अलग अलग 8 चैनल्स जो ना एक साथ इंटरकनेक्टेड दिखते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, अष्टमुडी। तो यहाँ पे चार के चारों स्टेटमेंट करेक्ट मिले हमें, और ये चारों स्टेटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जितना मैंने यहाँ पर बताया है ये तुम्हें याद रखना है। चलिए अब और हम डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन की बात करें तो उसका साइंटिफिक नेम सोसा प्लम्बिया है। जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन जो है ना, जिसके बारे में मैंने पूछा था, तो मुझे कमेंट करके बताओगे, उसका जो लोकल नेम है ना, लोग उसको सोस भी बुलाते हैं। तो थोड़ा ना याद रखोगे, याद रखने में हेल्प मिलेगा कि इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन को सोसुआ प्लम्बिया बुलाते हैं। फिजिकल फीचर्स की बात करें तो इसका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, इसके ऊपर ऐसे हम्प बना होना, हम्प, ये ऊपर जैसे हमारा जो कैमल होता है ना, ऊंट होता है ना, उसके ऊपर ऐसे हम्प बना होता है, ऐसे, राइट, कुबड़ जैसा, वही ऐसा ये हम्प कुबड़ ऐसा ऊपर निकला हुआ रहता है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड एंड इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 एनिमल्स, ये हम देख चुके हैं। ठीक है जी, शेड्यूल 1 एनिमल है, इट मींस इसके पास ना हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, सिमिलर लाइक विच स्पीसीज, टाइगर। ऐसे करके भी क्वेश्चंस आपके लिए बनाए जा सकते हैं। अष्टमुडी लेक की बात करें तो अष्टमुडी लेक कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला में पड़ता है, द सेकंड लार्जेस्ट वेटलैंड इन केरला आफ्टर द लेक वेमबंद। पढ़िए वेमबंद के बारे में जाकर। अष्टमुडी का ओरिजिन की बात करें तो इसका नाम अष्टमुडी पड़ता है क्योंकि 8 ब्रेड्स 8 चैनल्स इस तरह से मिलते हैं, दैट्स व्हाई नाम पड़ा अष्टमुडी। इकोलॉजिकल स्टेटस की बात करें तो रमसार वेटलैंड साइट्स है, ये एक एस्चुरी का फॉर्मेशन करता है जहां पर कल्लड़ रिवर फाइनली अरेबियन सी के साथ मिलता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बोले तो ये एंशियंट टाइम पीरियड में ट्रेड हब में यूज करता था, और एक हमारा मिडाइवल पीरियड में आने वाला ट्रेवलर इब्ने बतूता, जिसके पांव में हमेशा रहता था जूता, मोरक्कन ट्रेवलर, जिसने लिखी थी अपनी फेमस बुक ट्रेवल डायरी। क्या है ट्रेवल डायरी का नाम, चलो मैं ही बता देता हूं, रिहला।
अष्टमुडी लेक के बारे में इब्ने बतूता ने भी मेंशन किया था कि ये जो अष्टमुडी लेक है, दिस इज वन ऑफ द 5 मेजर पोर्ट्स फॉर चाइनीज ट्रेड इन हिज ट्रेवलॉग। इब्ने बतूता ने भी मेंशन किया कि जो अष्टमुडी लेक है इसको चाइनीज भी यूज करते थे ट्रेवल क्या बोलते हैं, ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ये इब्ने बतूता ने भी मेंशन किया है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम कोलोनॉक्स। कोलोनॉक्स बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE लॉन्चेज इंडिया फर्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड वुंड ड्रेसिंग फॉर डायबिटिक फुट अल्सर्स। बेचारे हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनके पैर में अब अगर मान लो कभी अल्सर हो जाए या फिर कभी बॉडी में किसी भी पार्ट पे कट हो जाता है ना, तो उनका जो जख्म होता है, उनका जो वो वुंड होता है, जो घाव होता है, वो बहुत धीरे धीरे भरता है, काफी टाइम लेता है वो सूखने में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड का जो रिलीज है ना, वो काफी स्लो रहता है। हमने यहाँ पर जो डेवलपमेंट किया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने अंडर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन्होंने क्या बोला, दिस इज इंडिया फर्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग वुंड ड्रेसिंग। इस ड्रेसिंग को लगाने से ना नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज फास्ट हो जाएगा और घाव जो है, जख्म जो है, वो जल्दी सूख जाएगा। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसको डेवलप किया है। क्लिनिकली वैलिडेशन पूरा हो चुका है फेज 2 एंड फेज 3 ट्रायल्स में, और अब इसको DCGI का अप्रूवल मिल चुका है कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मतलब क्लिनिकल ट्रायल भी पूरा हो गया और कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग भी अब इसका स्टार्ट हो सकता है। वेरी गुड। आप यहाँ पे बैकग्राउंड में इस पर्सन का पिक्चर देख सकते हो, होमी जे भाभा, होमी जहांगीर भाभा। पढ़िए इनके बारे में, इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट माइंड्स में से एक है, ग्रेटेस्ट माइंड्स में से एक है। ठीक है, चलिए कोलोनॉक्स पर आते हैं। पहला स्टेटमेंट, इट इज एडवांस्ड वुंड केयर प्रोडक्ट स्पेसिफिकली डिजाइन टू ट्रीट डायबिटिक फुट अल्सर्स। बिल्कुल सही बात है। वैसे इसका यूज बाकी चीजों में भी हो सकता है, बट फिलहाल इसको फुट अल्सर्स, डायबिटिक पेशेंट्स के फुट में जो अल्सर हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए डिजाइन किया गया है। It has been developed by BARC but waiting for the approval of clinical tests and commercial production. Actually it has been developed by BARC, इतना करेक्ट है, लेकिन क्लिनिकल टेस्ट के लिए वेटिंग नहीं मिल रहा है। वो क्लिनिकल टेस्ट पूरा हो चुका है, इवन कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी परमिशन मिल चुका है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेटिंग। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। Nitric oxide plays an important role in wound healing by regulating inflammation, stimulating collagen production and promoting cell proliferation. Yes, this is the role of nitric oxide. ये ना तुम्हारे सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस में, यूपीएससी, एपीएससी, बीपीएससी, इन सब एग्जामिनेशंस में जनरल साइंस से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वहां पर आपको काम आएगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक्चुअली में वुंड हील करने के लिए इस तरह से रोल प्ले करता है। इनकरेक्ट ढूंढना था, यहां तो 1 और 3 करेक्ट हुए हैं, इनकरेक्ट कौन सा था, 2 ओनली। आंसर क्या होगा, 2 ओनली। ठीक है, कम टू द कोलोनॉक्स। कोलोनॉक्स इज मेड टू ट्रीट डायबिटिक फुट अल्सर, जहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज इस पैच को लगाने से, इस पट्टी को लगाने से फास्ट होगा। इसके टेक्नोलॉजिकल प्रोवाइडर डेवलप करने का काम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने किया है। इंडस्ट्री पार्टनर इसके क्लिनिकल ट्रायल्स एंड कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन है, कोलोजेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये इट ब्रिजेस द गैप ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि हमारे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनकी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन एनफ अमाउंट में नहीं कर सकती है, एंड दैट नाइट्रिक ऑक्साइड इज वेरी मच इसेंशियल फॉर रिपेयर ऑफ सेल्स, जिससे कि आपका जख्म, आपका वुंड, आपका अल्सर वो जल्दी सही हो जाए। सिंस नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन ही स्लो होता है डायबिटिक पेशेंट्स की बॉडी में, दैट्स वाई जख्म धीरे धीरे भरता है। अब ये पैच जब हम लगाएंगे कोलोनॉक्स, तो जल्दी भरने लगेगा। ठीक है, चलिए भाभा एटॉमिक सॉरी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करें तो इट इज वन ऑफ द प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी इन इंडिया। पूरे वर्ल्ड में इसका एक अपना एक लेवल है, राइट। ट्रॉम्बे मुंबई में इसका लोकेशन है, वहीं पर लोकेटेड है। ओरिजिनली इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1954 एज एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे बाय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिनके बारे में मैंने तुम्हें पढ़ने बोला है, पढ़िए इनके बारे में। And it was renamed in 1967 as Bhabha Atomic Research Center to honor डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनके डेथ के बाद इनको ऑनर करने के लिए, इनकी डेथ भी बड़ी मिस्टीरियस कंडीशन में रही। कहा जाता है कि CIA अमेरिकन एजेंसी इनके पीछे पड़ी थी, एंड दैट वाज पॉसिबल क्योंकि CIA अमेरिकन एजेंसी नहीं चाहती थी कि भारतीय आगे डेवलप करें, है ना, भारतीयों के अंदर आगे। और 1967 की बात है, ये नहीं चाहते थे कि देश आजाद हुआ और वो तेजी से डेवलप करे, दैट्स व्हाई मिस्टीरियस कंडीशन में डेथ हुई, मारा गया इन्हें। हम की अचीवमेंट की बात करें तो की अचीवमेंट क्या है 1956 का, ही डिजाइंड इंडियाज
एंड एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसको अप्सरा बुलाया जाता है। साइरस एंड ध्रुव रिसर्च रिएक्टर्स यूज्ड फॉर आइसोटोप प्रोडक्शन, ये भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का है। स्ट्रेटेजिक रोल, इट प्लेड अ स्ट्रेटेजिक रोल इन द पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन स्माइलिंग बुद्धा 1974 एंड पोखरण 2 टेस्ट। मतलब शक्ति और स्माइलिंग बुद्धा दोनों में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सोसाइटल रोल, इट डेवलप्स भाभाट्रॉन, अ लो कॉस्ट टेलिको बेल्ट मशीन फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। वाह, कितना अच्छी बात है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भाभाट्रॉन डेवलप कर रहे हैं। ये बड़ा एक लो कॉस्ट मशीन है जिससे कि कैंसर ट्रीटमेंट में सहायता मिलती है। और आज यहाँ पर हम कोलोनॉक्स की बात कर रहे हैं, जिससे कि डायबिटिक पेशेंट का जो जख्म है वो जल्दी भर जाएगा। मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अपना सोसाइटल रोल भी प्ले कर रहा है बहुत अच्छे से, याद रखें इस चीजों को। फोर्थ, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, द हिंदू क्या बोल रहा है, दैट द इंडोनेशियन मिनिस्टर्स दिल्ली विजिट टू एडवांस ब्रह्मोस डिफेंस पार्टनरशिप। बहुत अच्छी बात है, हमारा ये मेड इन इंडिया अब हमारे एक्सपोर्ट को भी प्रमोट कर रहा है, राइट। चलिए ब्रह्मोस की बात करते हैं। द ब्रह्मोस मिसाइल यूजेज अ टू स्टेज प्रोपल्सन सिस्टम विथ अ सॉलिड प्रोपेलेंट फर्स्ट स्टेज एंड लिक्विड फ्यूल्ड रैमजेट सेकंड स्टेज। एकदम सही बात है, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है ये ना दो स्टेज प्रोपल्सन को यूज करता है। टू स्टेज प्रोपल्सन का मतलब कि पहला स्टेज जो प्रोपल्सन है मिसाइल को लॉन्च करने का, वहां पे सॉलिड प्रोपेलेंट यूज होते हैं। फिर मिसाइल का जो सेकंड स्टेज होता है वहां पे लिक्विड फ्यूल यूज होता है। Second, under the IGMDP Integrated Missile Development Program, 5 missiles were developed, including Agni, Trishul, with the Agni missile later carved out into a separate program. एकदम सही बात है, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इसी तरह से अग्नि त्रिशूल का डेवलपमेंट किया गया और अग्नि को बाद में एक सेपरेट प्रोग्राम के रूप में स्टार्ट किया गया, सेपरेट प्रोग्राम के रूप में कंटिन्यू किया गया। थर्ड, ब्रह्मोस मिसाइल कैन नॉट बी लॉन्च फ्रॉम सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट। अरे ऐसा कैसे होगा भाई, ब्रह्मोस मिसाइल हर जगह से लॉन्च किया जा सकता है, हर जगह से लॉन्च किया जाएगा तभी तो कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, तभी तो जो डिफेंस कैपेसिटी वो बढ़ेगी देश की, हमारे देश की भी, और जो देश हमसे खरीदेंगे। थर्ड तो रॉन्ग हो गया थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ, इंडिया कुड इंक्रीज द रेंज ऑफ ब्रह्मोस बियॉन्ड 300 किलोमीटर ओनली आफ्टर ज्वाइनिंग द IMTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम को ज्वाइन करने के बाद ही इंडिया ब्रह्मोस की कैपेसिटी 300 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ा सकता है। सही बात है, 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट है, ठीक है। चलिए ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस वैसे तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, पर ज्वाइंट वेंचर है किसका, DRDO इंडिया एंड रसिया का। इसका नाम भी रसिया और भारत के दो रिवर्स पे, इंडिया की तरफ से ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, और रसिया की तरफ से मोस्कोवा, इन दोनों के नाम को मिलाकर क्या बना, ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्रा का ब्रह्म एंड मोस्कोवा का मोश, ब्रह्मोस। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या होता है क्रूज मिसाइल, तुमको पहले भी समझाया है, और मैं कई स्टूडेंट्स को देखता हूं ना कि उनके अंदर ना बड़ा कभी कभी अफसोस होता है कि सिंसियरिटी नहीं होती। लाइब्रेरी में जाओ या क्लास में पढ़ते देखो, पूछो कि भाई आज का तुमने प्री सिक्योर सेशन रिवाइज किया, कल वो पढ़ा था एग्जाम्पल्स याद है, तो नहीं। आप नहीं रिवाइज करोगे तो फिर इससे मुझे थोड़ी एग्जाम देना है, प्रशांत सर को थोड़ी एग्जाम देना है, तुम्हारे लिए बनाया गया है ना। लाइब्रेरी में बैठ के आप अननेसेसरी, जिन वीडियो से कुछ खास फायदा नहीं, आप वो देखकर अपना टाइम स्पेंड करते हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो या किसी भी चीज का हो, या आप रिवीजन अच्छे से नहीं करते हो, तो अपना नुकसान करवा रहे हो। इस चीज को लेकर सिंसियर हो जाओ, जल्दी समझ जाओगे, अगले एग्जामिनेशन के बाद अफसोस नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज रोते रहोगे, फिर कोई आंसू पोंछने नहीं आने वाला है। इसलिए समझ जाइए, सिंसियरिटी दिखाइए। क्रूज मिसाइल क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, आई थिंक एक से ज्यादा बार समझा चुका हूं। आज भी मैंने मेंशन कर रखा है, बट आई एक्सपेक्ट कि तुम याद रखो क्रूज और बैलिस्टिक, इन सब के बीच के डिफरेंसेस या क्या है चीजें। स्पीड की बात करें ब्रह्मोस का, तो मैक 2.8 से लेके 3.0 मैक स्पीड तक जा सकता है। दो स्टेज मिसाइल है, फर्स्ट स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट एंड सेकंड स्टेज में लिक्विड रैमजेट को यूज करते हैं, ठीक है, जो कि सुपरसोनिक स्पीड के लिए हेल्प करता है। ओरिजिनल रेंज इसका 290 किलोमीटर है, बट नाउ इट इज बीइंग अपग्रेडेड टू 350 टू 400 किलोमीटर एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 800 किलोमीटर, क्योंकि इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है किसको, MTCR को। गाइडेंस की बात करें तो इट वर्क्स ऑन द फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल्स, मतलब एक बार लॉन्च कर दिया तो फिर अब भूल जाएंगे, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल है, इसलिए हम क्रूज मिसाइल बोल रहे हैं इसको। प्लेटफॉर्म्स, इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड, एयर, सी एंड इवन अंडर वाटर। मतलब डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए चाहे लैंड से मिसाइल लॉन्च करना हो, एयर से मिसाइल लॉन्च करना हो, सी से मिसाइल लॉन्च करना हो, सरफेस वाटर से, या फिर अंडर वाटर सबमरीन से लॉन्च करना हो, आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी भी तरीके से लॉन्च कर सकते हो। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बीच का डिफरेंस यहां मैंने फिर से मेंशन कर रखा है, आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा।
पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है, सिंपली अब चलो ये पिक्चर तुम्हें दिखा देता हूँ। बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं ना, ये रहा हमारा बैलिस्टिक मिसाइल। ऐसे हमने लॉन्च किया बैलिस्टिक मिसाइल, एक जैसे पत्थर उछालते हैं, किसने, गालिब का वो शेर था ना कि आसमान में भी सुराख हो सकता है एक पत्थर, तो तबीयत से उछालो यारो। तो एक तबीयत से पत्थर तुमने उछाल दिया, अब उसके बाद वो आसमान में सुराख करेगा कि किसी के छप्पर पे सुराख करेगा, किसी के घर पर, वो देखने वाली बात है। मतलब आप एक बार आपने पत्थर उछाल दिया तो अब आप उसका डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल ऐसे होता है, ये ऐसे अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है। तो हमारा जो ब्रह्मोस है, ये फायर एंड फॉरगेट वाला क्रूज मिसाइल है। एक बार आपने छोड़ दिया, अब ये अपने डायरेक्शन खुद डिसाइड करेगा, आप उसमें बीच में कुछ नहीं करोगे। ठीक है, पहले से प्लानिंग की जा सकती है। चलिए, यूएसए का जैसे टॉमहॉक मिसाइल है। ओके, आईजीएमडी की बात करें, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, तो इसकी शुरुआत की थी भारत के महान वैज्ञानिक एंड हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। 5 मिसाइल प्रोग्राम इसमें था, 5 मिसाइल प्रोग्राम इसमें था, जिसको हम पटना मेमोनिक से याद रख सकते हैं। पटना अभी भी रिसेंटली बिहार इलेक्शंस के टाइम में पटना न्यूज में था ही, हमेशा न्यूज में रहता है, पाटलिपुत्र पटना। पी फॉर पृथ्वी, ए फॉर अग्नि, टी फॉर त्रिशूल, एन फॉर नाग एंड ए फॉर आकाश। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद रखते हैं। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया की बात करें तो डॉक्टर टेसी थॉमस को याद रखा जाता है, हु वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर अग्नि 4 एंड अग्नि 5। याद रखिएगा, डॉक्टर टेसी थॉमस। ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कंट्रीज की बात करें तो फिलीपींस इज द फर्स्ट कंट्री टू बाय ब्रह्मोस। इंडोनेशिया फॉर्मल रिक्वेस्ट इसका प्लेस हो चुका है आज, जिसकी हम बात कर रहे थे। एंड पोटेंशियल बायर में वियतनाम, थाईलैंड एंड मलेशिया भी है। मतलब कि हमारा एक्सपोर्ट भी बड़ा अच्छा चलेगा डिफेंस का। अब हम फिफ्थ टॉपिक पर आते हैं। फिफ्थ टॉपिक है कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, सीएसी के ऊपर। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, यहां हम देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, पीआईबी का एक अपडेट, दैट इंडिया इज री इलेक्टेड टू कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमिटी। नाउ व्हाट इज दिस कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमिटी, हम ये भी देखेंगे, और इंडिया के री इलेक्शन से क्या फायदा होता है वो। चलिए इस कमीशन को डिस्कस करते हैं। तो कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, पहला स्टेटमेंट क्या, इट वाज एस्टेब्लिश्ड, पहला स्टेटमेंट क्या, इट वाज established jointly by the World Trade Organization and the World Health Organization in 1963। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड डब्ल्यूएचओ ने मिलकर इसको 1963 में लॉन्च किया था। पहला स्टेटमेंट इस वजह से रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड, इंडिया रिसेंटली ज्वाइंट एज ए मेंबर ऑफ द कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। नहीं, इंडिया ने रिसेंटली नहीं, 1964 से ही टाइम से इंडिया इसका मेंबर रहा है। If a country follows codex standard, it cannot be challenged in the WTA for creating trade barriers। एकदम सही बात है कि अगर कोई कंट्री कोडेक्स स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, देन उस कंट्री के फूड ट्रेड से रिलेटेड किसी भी चीज को WTO में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। यस, इट इज करेक्ट, है ना। सो हमारा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें क्या देखना था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, आंसर क्या होगा, 3 ओनली। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। So Codex Alimentarius Commission, it is an international intergovernmental body which is responsible for implementing the joint FAO and WHO स्टैंडर्ड्स। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का काम करता है, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। तो इसके मैंडेट पे अगर हम आए तो कंज्यूमर्स के हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और साथ ही साथ फूड ट्रेड से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस होते हैं ना, उसको भी मॉनिटर करने का काम कौन करेगा, हमारा कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन करेगा। हेडक्वार्टर कहां हो गया, इटली में। टोटल 189 मेंबर है, इंडिया इज आल्सो अ मेंबर सिंस 1964। एंड 189 जो मेंबर है उसमें 188 तो मेंबर नेशंस, मेंबर कंट्रीज हो गए, और एक मेंबर कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की हम बात करें कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन का, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है वो है एग्जीक्यूटिव कमिटी। इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड हेयर, इंडिया यहां पर री इलेक्ट हुई है इसी एग्जीक्यूटिव कमिटी में। उसके अलावा सब्सिडरी बॉडीज भी होते हैं, जैसे जनरल सब्जेक्ट कमिटी, जहां पे पेस्टिसाइड रिलेटेड इश्यूज, फूड एडिटिव्स रिलेटेड इश्यूज, लेबलिंग रिलेटेड इश्यूज आते हैं। कॉमोडिटीज कमिटी, यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिलेटेड कि भाई फ्रूट्स में खराबी मिल रहा है, स्पाइसेस में खराबी मिल रहा है, ग्रेन्स में खराबी मिल रहा है, वो इशू डिस्कस किए जाते हैं। एंड देन रीजनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी, एशिया अफ्रीका इन रीजन में कोऑर्डिनेशन के लिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है एग्जीक्यूटिव कमिटी, और इंडिया इसी एग्जीक्यूटिव कमिटी में री इलेक्ट हुआ है।
कोडेक्स स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं, इफ एनी नेशन इज फॉलोइंग द कोडेक्स स्टैंडर्ड, देन उसके कोडेक्स स्टैंडर्ड को डब्ल्यूटीओ में ट्रेड बैरियर्स के अगेंस्ट नहीं चैलेंज किया जा सकता है। मतलब कि सपोज एक कंट्री है और वो कंट्री बोल रही है कि हम अपने फ्रूट्स के प्रोडक्शन के लिए या फ्रूट्स के ट्रेड को लेकर हम कोडेक्स स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट बेंचमार्क फॉर फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो फिर कोई दूसरी कंट्री ट्रेड बैरियर नहीं लगा सकती है कि अरे नहीं, वहां पर जो फ्रूट में जो क्वालिटी है फ्रूट की, न्यूट्रिएंट्स का जो कंटेंट है वो कंटेंट इस मेजर तक नहीं आ सकता है, या वो जो न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट है वो हमारे डोमेस्टिक कंटेंट के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं है। ऐसा कोई भी बैरियर डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग नहीं लगा सकता है वो देश। ठीक है। सिग्निफिकेंस की हम बात करें कि इंडिया का जो वापस से री इलेक्शन हुआ है, यहाँ देखो री इलेक्टेड लिखा हुआ है, इंडिया का वापस से जो री इलेक्शन हुआ है एग्जीक्यूटिव कमेटी में, उसका क्या पर्पस है? इट वुड हेल्प इन वॉइसिंग द ग्लोबल साउथ। इंडिया जैसे जो नेशंस है ना, डेवलपिंग नेशंस, इनको ग्लोबल साउथ करके बुलाया जाता था। सो व्हेन इंडिया ने यहाँ पर अपना सीट सिक्योर किया है, दिस सोच कि किस तरह से डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया, दे आर चैलेंजिंग द वेस्ट डोमिनेटेड स्टैंडर्ड्स। वेस्ट का मतलब यूरोपियन नेशंस का या फिर अमेरिका का जो डोमिनेशन था स्टैंडर्ड सेट करने का, उसको हम चैलेंज कर रहे हैं। इट वुड ऑल्सो हेल्प इन बूस्टिंग द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडियन प्रोडक्ट्स लाइक टी लीव्स, करी लीव्स, कैस्यूज, स्पाइसेज, फ्रूट्स, ग्रेन्स, इनके प्रोडक्शन को, इनके एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगा। एंड द लैब कैपेसिटी, इंडियाज पुश फॉर नाइट्रोजन टू प्रोटीन कन्वर्जन फैक्टर्स इज एडॉप्टेड इन कोडेक्स कमिटी। मतलब हमारे जो लैब, इंडिया ने क्या पुश किया कि हम क्या चाहते हैं, इंडिया ने ये बोला, इंडिया के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्चर्स हैं उन्होंने बोला कि व्हाट वी आर थिंकिंग कि हम नाइट्रोजन से प्रोटीन कन्वर्जन फैक्टर जो है ना, इस पे काम करें, जैसे कि जिन भी फूड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होगा वहां पे प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो सकेगा। नाइट्रोजन को अगर हम सपोज एनपीके फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज कर रहे हैं, वहां पर नाइट्रोजन कंटेंट है, एंड इफ बाय अप्लाइंग द मेजर्स ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल टेक्निक्स और बाय अप्लाइंग डिफरेंट साइंटिफिक इनोवेशन, अगर हम इस नाइट्रोजन को प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकें तो हमारे सारे फूड प्रोडक्ट में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होगा, एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी से जो लोग लड़ रहे होते हैं उस प्रोटीन डेफिशिएंसी को कम किया जा सकेगा। ये इंडिया का ही एक रिकमेंडेशन है जिसको अडॉप्ट किया गया है कोडेक्स कमिटी में, एंड दैट्स वाई ये भी हमारे लिए एक बेनिफिशियल चीज है। बाकी यहाँ पर एक फिगर है जो आपके मेंस के आंसर में वैल्यू एडिशन में काम करेगा। इंडिया यूजेस द जनरल कन्वर्जन फैक्टर ऑफ 6.25 टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू प्रोटीन कंटेंट फॉर मोस्ट ऑफ द फूड्स। इंडिया इस कन्वर्जन फैक्टर को एक्सेप्ट करता है, यूज करता है, जो कि नाइट्रोजन से प्रोटीन कन्वर्जन में मोस्ट ऑफ द फूड्स में यूज किए जाते हैं, 6.25 का कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है। चलिए अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो कल पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया था ब्लू लाइन के ऊपर। ब्लू लाइन एक्चुअली में क्या है ना, ये एक डिमार्केशन है, डिमार्केशन विच इज डिवाइडिंग लेबनान फ्रॉम इजराइल एंड द गोलान हाइट्स। एक्चुअली में इसको पब्लिश किया गया था 7 जून 2000 को, सो दैट ये डिटरमाइन किया जा सके दैट इजराइल हैड विड्रॉन फ्रॉम लेबनान और नॉट। एक टाइप का टेम्पररी लाइन है ये, इट इज नॉट अ परमानेंट बॉर्डर, इट इज जस्ट अ लाइन ऑफ विड्रॉल, कि क्या इजराइल ने सक्सेसफुली वहां से विड्रॉ कर लिया था, तो एक लाइन ड्रॉ कर दी गई कि हाँ देखो ये लाइन दिख रहा है, हम इस लाइन से पीछे आ चुके हैं, बट दिस इज नॉट अ परमानेंट बॉर्डर। और सिंस परमानेंट बॉर्डर नहीं है, दैट्स वाई बॉर्डर डिस्प्यूट्स इजराइल और लेबनान के बीच में या बाकी जो भी एडजॉइनिंग नेशन है उनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमेशा बने होते हैं। ब्लू लाइन एक टेम्पररी लाइन है, बस टेम्पररी लाइन, जो कि इजराइल के विड्रॉल को दिखाता है कि इजराइल ने वहां से विड्रॉल किया। सो पहला स्टेटमेंट का, इट इज ए डिमार्केशन लाइन डिवाइडिंग सीरिया फ्रॉम इजराइल, गलत, लेबनान फ्रॉम इजराइल। सेकंड, इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड परमानेंट बॉर्डर, नहीं, इट इज जस्ट अ टेम्पररी लाइन। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, हमें करेक्ट ढूंढना था, दोनों इनकरेक्ट है। आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट सिंस इनकरेक्ट हैं तो आंसर क्या होगा बाबू? हमारा डी, है ना। आंसर क्या होगा हमारा? डी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट थे। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था सेनाकू आइलैंड्स के ऊपर। तो सेनाकू आइलैंड का सबसे पहले तुम यहाँ मैप देखो, ये रहा आपका सेनाकू आइलैंड। सेनाकू आइलैंड, इट इज नोन एज सेनाकू आइलैंड इन जापानीज एंड डियाबू आइलैंड इन चाइनीज। जापानीज लोग या जापान में इसको सेनाकू आइलैंड बुलाते हैं, एंड चाइना में इसको दियाऊ आइलैंड बुलाते हैं। आप इसका लोकेशन देख सकते हो किस तरह से ईस्ट चाइना सी, येलो सी, पैसिफिक वाले रीजन में पड़ता है, और जापान एंड चाइना या वियतनाम इन सब के बीच में ना एक बड़ा डिस्प्यूटेड रीजन के रूप में भी जाना जाता है। सो पहला स्टेटमेंट, दीज आर लोकेटेड इन द ईस्ट चाइना सी, सही बात है कि नहीं है? यस, इट इज लोकेटेड इन द ईस्ट चाइना सी।
दूसरा, इट रिमेन्स इन न्यूज एज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी अमंग जापान, चाइना एंड ताइवान। बिल्कुल, यहां देखिए, ये रहा ताइवान, ये रहा जापान, ये रहा चाइना, ये रहा वियतनाम, इन सब के बीच में डिस्प्यूट एक्चुअली चलते रहता है। सो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट था। इस बार हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो सिंस दोनों करेक्ट हैं तो इनकरेक्ट कोई नहीं है, दैट्स व्हाई आंसर डी है ना। इस चीज पे ध्यान रखिएगा, करेक्ट इनकरेक्ट किस तरह से सेलेक्ट किए जाते हैं। आज के लिए आपका पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है एस्च्यूरीज एंड डेल्टास के ऊपर। अभी मैंने अष्टमुड़ी एक लेक के बारे में बात कर रहा था ना, जहां पे एस्च्यूरीज का फॉर्मेशन होता है और इधर गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स डेल्टा बनाने का काम करती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो पढ़ो एस्च्यूरीज और डेल्टा के बारे में और मुझे आंसर करके बताओ। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है वृंदावनी वस्त्र के ऊपर। वृंदावनी वस्त्र जो कृष्ण भक्ति और श्रीमंत शंकर देव के गाइडेंस को, श्रीमंत शंकर देव के कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है। किस तरह से वृंदावनी वस्त्र का फॉर्मेशन श्रीमंत शंकर देव जी के ही गाइडेंस में हुआ था, पढ़िए इस डिटेल को, है ना, अभी ये न्यूज में मेंशन है। तो ये दोनों आपके लिए आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। इन दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, पुराने सेशंस को रिवाइज कीजिए, सिंसियरली, सिंसियर हो जाओ, अगला एग्जामिनेशन दूर नहीं है। ठीक है, हम लोग कल फिर नेक्स्ट प्री सिक्योर के सेशन में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, रिवाइज वेल, जय हिंद।